जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेंगे तो 70 में 70 का टारगेट बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2026 में सामाजिक विज्ञान विषय में 70 का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोड है मेरे प्यारे बच्चों 825 BZ। और आपको बोर्ड परीक्षा में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास शेष रहेगा पेपर को हल करने के लिए। कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर यदि आपने OMR सीट में सही भर दिया, सही तरीके से भर दिया, तो पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, यानी उसको काटना नहीं है और ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करें। बिल्कुल ध्यान देना है आप सभी को इस चीज का। जैसे पहला प्रश्न है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। ये हैं गोले। अब मान लीजिए सही ऑप्शन था डी वाला, पहले प्रश्न के अंतर्गत सही ऑप्शन डी वाला था, आपने ए वाला गोला काला कर दिया। अब ना तो इसे इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे, ना ही इसमें व्हाइटनर लगाएंगे। आपने जो भी गोला भर दिया सो भर दिया, अब उसको कुछ नहीं करना है। ध्यान देना इस चीज का। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर समय आप नष्ट ना करें। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न कर दीजिएगा। जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछे ही जाएंगे। चलिए, निर्देश है यहाँ पर, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध क्या इटली देश से है या फ्रांस से है, ब्रिटेन से है या जर्मनी से? तो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध है किस देश से? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, जर्मनी से, क्योंकि ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। यानी जर्मनी के एकीकरण का श्रेय यदि दिया जाए तो किसे दिया जाएगा? ऑटोवान बिस्मार्क को। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्या 1882 ईस्वी में हुई या 1884 ईस्वी में हुई या फिर
1885 ईस्वी में हुई या फिर 1886 ईस्वी में हुई? मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दिए गए विकल्पों में से सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आप लोग याद कर लेना इस प्रश्न के उत्तर को। और अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये दोनों प्रश्न मिसप्रिंट हैं, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब खुला? तो मेरे प्यारे बच्चों, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सन 1854 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1854 ईस्वी में बम्बई में पहला कपड़ा मिल खोला गया। अगला प्रश्न संख्या 6 है ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्या नाम था उस पुस्तक का? पहला है विकल्प स्त्री धर्म, दूसरा आमार जीवन, तीसरा कथासार और चौथा विकल्प गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले ने सन 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न आता जरूर है। चलिए ध्यान देना। और प्रश्न इस तरह से आता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1871 में ये पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 8 है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? क्या जल संरक्षण से, या वन संरक्षण से, या वायु संरक्षण से, या फिर मृदा संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों वन संरक्षण से, क्योंकि वनों के बचाव के लिए ही यह आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आप लोग ये भी याद कर लेना, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो इसको मैं ट्रिक के द्वारा आपको बताऊंगा। और ट्रिक क्या है? कपास में पहला अक्षर क्या है? का है। और काली मिट्टी में पहला अक्षर क्या है? का है। तो का से कपास और का से काली मिट्टी। का से कपास हो जाएगा, का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? बोने का समय क्या होता है? तो रबी की फसलों को बोने का समय होता है क्या मार्च अप्रैल, या अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जून जुलाई, या अगस्त सितंबर? तो रबी की फसलों को बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला है। क्यों? क्योंकि ये एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग के लायक नहीं रहता। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उन्हें नवीकरण करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वह दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 मेरे प्यारे बच्चों, एजेंडा 21 का संबंध किससे है?
तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध है। अगला प्रश्न है कि जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मान लीजिए भारत देश है, हमारा भारत देश है। अब भारत देश में उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और मध्य प्रदेश में खरीद ली गई, या मध्य प्रदेश से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश को बेच दी गई और उत्तर प्रदेश में उसे खरीद लिया गया। तो इस तरह से एक देश में दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इनमें से किस वर्ग के लोग श्रीलंका में सर्वाधिक हैं? तमिल वर्ग के, या ईसाई वर्ग के, सिंघली वर्ग के, या फिर मुस्लिम? तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस वर्ग के लोग हैं? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंघली वर्ग के। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में क्या शिक्षा शामिल है या कृषि? इन्हीं दोनों में से एक राइट आंसर है शिक्षा, क्योंकि संविधान में उल्लेखित जो 3 अनुसूचियां हैं उनमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में है इनमें से विकल्पों में से? तो यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इनमें से कौन सा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, समाजवादी पार्टी। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, म्यांमार देश की। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसको। चलिए प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही भरेंगे तब। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड बा। अब खंड बा में जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के पहले प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए यही प्रश्न बिल्कुल तय हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग यहाँ पर समझिएगा। उत्तर संख्या 1। कैसे लिखना है? ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। दूसरा, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अथवा में जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कह रहा है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को, एक अथवा का उत्तर। आप लोग ध्यान दें कैसे लिखना है। वैसे आपको अथवा में लिखना नहीं है, करना एक ही प्रश्न है, चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर करें या अथवा वाले का करें, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि 2026 बोर्ड परीक्षा में आप 70 में 70 का टारगेट बिल्कुल आसानी से कर सको। चलिए ध्यान दें, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को, अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है भूक्षरण से आप क्या समझते हैं या मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि के कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, इसके अंतर्गत पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों पर बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक होता है, यानी पेड़ों का यदि हम बंजर भूमि में रोपण करते हैं या पहाड़ी ढालों पर पेड़ लगाते हैं तो इससे हमें लाभ होगा। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चौथा उपाय है समोच्च रेखाओं का निर्माण करके। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है और इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है दूसरे का अथवा, जो कि इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान दें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, चलिए ध्यान दें, 2 अथवा। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके, यानी ना करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। दूसरी विशेषता है भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। तीसरा है भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी पुराने प्रकृति के हैं और ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं।
ये 3 विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3, ये भी प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, किंतु ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन के गुणवत्ता गहराई बढ़ाने के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 3 का अथवा ये प्रश्न भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग भी करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का उत्तर, लंबे समय से यही मान्यता होगा चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। ये प्रश्न भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है। वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और वह अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ है और कुछ ने तो अपने उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी
किया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। चलिए, क्या क्या किया गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। चलिए यहाँ पर इसका उत्तर ऐसे लिखना है आप सभी को। पहला, चंपारण आंदोलन। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, ये भी याद कर लेना आप लोग। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला योगदान क्या था? असहयोग आंदोलन। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से डांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अगला, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। पांचवा है सत्याग्रह आरंभ करके। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला, देश की स्वतंत्रता। अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ये था इनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। चलिए अगला प्रश्न है अथवा, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है कि धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। तो धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? चलिए ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, यानी 5 अथवा का उत्तर। देश की ज़्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न क्या है? चावल है। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा करों का प्रयोग किया जाता है। चलिए ध्यान दें अगला प्रश्न, और जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है यहाँ पर 6, कह रहा है संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को, आप लोग ध्यान देना इस चीज़ का विशेष रूप से। संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम
दो स्तर मौजूद हैं, पहले केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं और इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, दोहरी नागरिकता होना। तो संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में एकहरी नागरिकता है। दूसरा, दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 6 का अथवा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। 6 का अथवा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। चलिए अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 7वां क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यह सौर ऊर्जा के दोहन यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। दूसरा है पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है। तीसरा है बायोगैस। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा की बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ के यहाँ पर ध्यान देना, बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन या उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इसमें विद्युत बनती है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। कह रहा है स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते, इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं, जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचाने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है। इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए यह यथोचित ब्याज दर पर मिल जाता है। इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुट के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। ये हो गया स्वयं सहायता समूह। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए कैसे लिखना है इसका उत्तर, ध्यान देना आप सभी लोग। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, स्वतंत्रता आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। पहला, लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा, शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी,
यानी लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे इसका उत्तर क्या है। प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां द्वितीयक और तृतीयक तीनों की गतिविधियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधियां कहलाती हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन तथा खनन कार्य, ये हैं प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत की गतिविधियां। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियां जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के सहयोग से की जाएं उन्हें द्वितीयक क्षेत्रक गतिविधियां क्रियाएं कहते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा दूध तथा गेहूं से विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण करना। इन क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात के साधन, बैंक, बीमा कंपनियां, डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि इसी क्षेत्र के उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे 9A के अंतर्गत और 9B के अंतर्गत, जो कि इस प्रकार से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल 10 नंबर का होगा मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न। तो आपने देखा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें, 70 में 70 आपके जरूर आएंगे। जय हिंद।